वक्त हो गया बैटल ऑफ लद्दाख का। और बैटल ऑफ लद्दाख में जहां पिछले 2 महीनों से लगातार मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ एनजीओज और सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की, 1 साल किस तरीके से बीता, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से काम हो रहा है, उस पर हमने बात की। आज हम उस पड़ाव पर हैं कि हमारे साथ लद्दाख से एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में से एक ऐसे आदमी हमारे साथ है जिनका बैटल ऑफ लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लद्दाख यूटी के अंदर पहले आईएएस ऑफिसर जिन्हें नॉमिनेट किया गया, रविंदर कुमार साहब आज हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से डायरेक्टली ज्वाइन किए हुए हैं। सर, हाईली थैंकफुल रविंदर कुमार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि जब हम यूटी लद्दाख की बात करते हैं तो 7 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल एंड कमांड में है रविंदर जी के। और ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये पावर डेवलपमेंट है, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यानी हर एक वो डिपार्टमेंट जो लद्दाख की आने वाले दिनों में काया तब्दील कर सकता है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एवेन्यूज पैदा कर सकता है और वहां पर एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए आज डायरेक्टली बात करेंगे सर से। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से इस वक्त। सर, सबसे पहले अब यूटी लद्दाख में आप हैं, पहले जम्मू कश्मीर में आप थे, अब आप यूटी लद्दाख में एक बड़े अहम पोस्ट पर हैं। ये जो 1 साल का टेन्योर गुजरा, जिसमें कुछ वक्त कोरोना के लिए भी था, कुछ वक्त अभी उसमें ट्रांजैक्शन फेज में ही है, लेकिन कहां पर आज के दिन पर आप देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट आपको दिए गए हैं, कितना काम हो पा रहा है और कितनी हमें उम्मीद है कि लद्दाख के अंदर जो चीजें आपके हाथ में है, इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पर इन्हें माना जाए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता कि मैंने अभी चार्ज लिया है 1 महीना पहले, मैं इससे काफी पूरा, तो उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट्स मिले हैं जो आपने अभी जिनका जिक्र किया है जी। तो इन डिपार्टमेंट्स में आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सभी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका आम पब्लिक से ताल्लुकात है और जिनका लद्दाख के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे आने वाले। डिपार्टमेंट की बात करूँ जिसकी हर आम इंसान को जिसकी जरूरत होती है, तो पावर डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि हमारा ग्रिड से कनेक्टिविटी हुआ है हमारे लद्दाख का। तो उससे हमारा जो फरवरी में जो कनेक्टिविटी हुआ ग्रिड से, उससे हमारे यहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग गई है जहाँ जो भी ग्रिड से कनेक्टेड एरियाज हैं। और उसके साथ में जो सोलर एनर्जी के ऊपर जो काम चल रहा है, जो आने वाले अगले 2-3 साल में उसमें काफी तब्दीली आएगी। तो लद्दाख को एक क्लीन एनर्जी कैपिटल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी हम 80% जो एनर्जी हमारे पास में आ रही है वो क्लीन एनर्जी है और 30% जो एनर्जी है उसको भी हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी में तब्दील कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट आगे होने जा रहे हैं, चाहे वो सोलर पावर में हो, चाहे वो जियोथर्मल में हो, चाहे वो हाइडल पावर में हो, हम अगले 2-3 साल में हमारे पास इतनी बिजली होगी कि हम बाहर काफी भेज पाएंगे और जो सर्दियों में जो हमारी जरूरत होती है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। ये जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सबसे पहले आपने कहा कि देखिए बड़े अरसे बाद ग्रिड के साथ आप कनेक्ट हुए और अब दूर दूर इलाकों तक बिजली जो है वो आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा वास्ट है वहाँ पर स्कोप, उसमें जिस तरीके से पहले काम हो रहा था, क्या उसी पैटर्न को लिया जाएगा या कुछ वॉर फुटिंग बेसिस पर लिया जाएगा, मॉडल बेसिस पर लिया जाएगा, ताकि वो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और हमारे लोगों को वहाँ पर फायदा हो सके? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी पूरा हम जल्दी उनको फाइनलाइज कर देंगे। तो वो 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जियोथर्मल का प्रोजेक्ट हो, चाहे इसके अलावा 7 मेगावाट के जो दो प्रोजेक्ट हैं जो लेह और करगिल दोनों में होने जा रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट है फाइनल स्टेज में, इनको अलॉटमेंट में है और हम जल्दी इनको जो एजेंसी उनको हैंड ओवर कर देंगे जिससे काम शुरू किया जा सके। और इसके अलावा जो 7.5 गीगावाट का भी टेंडर फ्लोट किया था कि उसकी मीटिंग भी थी 2 दिन पहले भी, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर रहे थे उसके बारे में। तो अब काम पूरी स्पीड से चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो अगले 1-2 साल में हमारे पास काफी अच्छे नतीजे आएंगे जिससे कि लोगों को काफी फायदा होगा। सर, चूंकि मौसम का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग सीजन बहुत कम है
इस बीच कोरोना भी है, एम्प्लॉयमेंट जो बाहर से लेबर क्लास था वो भी नहीं होगा वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें करवाना, इम्प्लीमेंट करना कितना बड़ा मुश्किल टारगेट है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ये? देखिए मुश्किल तो है, लेकिन जो मेरी एजेंसी से बात हो रही है उसके हिसाब से उनको 2-3 महीना लगेगा सारा जो पेपर वर्क है उसको पूरा करने में। और जब तक हमारा विंटर सीजन खत्म होगा, जैसे हमारा अगला सीजन शुरू होगा तो उसमें हमारे सारे काम ये लगभग स्टार्ट हो जाएंगे और अगले 5-6 महीने में मुझे लगता है कि काफी इसमें तब्दीली आएगी। आइंदा 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा तब्दीली जो आएगी। इसके बाद सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो आपके पास है, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री और फिशरीज, इसके बारे में अगर हम लद्दाख की टोपोग्राफी को देखें, लद्दाख के कल्चर को देखें, तो ये एक गेम चेंजर के तौर पर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अब यूटी भी अपने तरीके से कुछ नया इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रहा होगा, तो ये कैसे आप देख रहे हैं, कितना ये फायदेमंद लद्दाख के लिए हो सकता है, और क्या आज तक वो सारी स्कीमें वहाँ इम्प्लीमेंट हो पाई हैं जो केंद्र की तरफ से थी? बिल्कुल, ये एक हमारे लद्दाख के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और हर एक परिवार को ये कहीं ना कहीं इससे टच करता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी सेंट्रल स्कीमें है वो हमारी, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे जो बाकी स्कीमें हैं, चाहे फोटो स्कीम हो, जो दूसरी स्कीमें हम चला रहे वो सारी हैं, तो वो सारी स्कीमें चल रही हैं। और इसके अलावा जो हमारा फोकस है वो आगे ये है कि हम एक तो मोबाइल एम्बुलेंसेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उसमें। उसके अलावा हम फॉडर डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, जिससे कि जो पशु है उनको खाने पीने की कोई समस्या ना हो। और इन चीजों को हम टूरिज्म से भी जोड़ने जा रहे हैं डिपार्टमेंट को, जिससे कि चाहे पश्मीना हो, चाहे याक हो, चाहे डबल कैमल हो, इन सब को इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट टूरिज्म के साथ में भी करेगा, जिससे कि लोगों की आय भी हो सके और जो डिपार्टमेंट है वो उसका कहीं ना कहीं नाम भी हो सके। तो इसमें सर क्या कुछ और रिसर्च होगा कि और किस तरीके से फायदा होगा किसानों को, वहाँ के आम लोगों को जो इसके साथ जुड़े हुए, क्योंकि घर घर की कहानी है वहाँ की? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक तो जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर काफी इसमें जोर रहेगा, क्योंकि जो मोबाइल एम्बुलेंस होगी उसमें एक तो लाइफ सेविंग मेडिसिन होंगी, उसमें वैक्सीन भी होंगी। तो जो पहले जो सिस्टम था कि जो पशुपालक उसको कहीं डॉक्टर के पास में आना पड़ेगा, उसके बजाय हम उस डॉक्टर को मोबाइल कर रहे हैं, जिससे कि जहाँ पर भी पशु हो वहाँ पर वो जाके उनको वैक्सीन दे सके, उनकी दवाई पानी कर सके, जिससे कि हमारे डेथ रेट कम हो और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। एक तो वो फायदा होगा। दूसरा, हम शेल्टर शेड भी बनाने जा रहे हैं जो विंटर में या समर में जो माइग्रेट करते हैं, जो नोमैड्स वगैरह, तो उनको काफी उससे मदद मिलेगी और उनकी जो मोर्टेलिटी है, जो उनके चाहे वो भेड़ हो चाहे वो बकरियां हों, उनको काफी कम हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि टूरिज्म से भी इसको जोड़ें, स्किल डेवलपमेंट हम करें जितने भी हमारे सेक्टर हैं उसमें, तो उससे लोगों को एक आमदनी भी अच्छी होगी और लोगों में एक इमेज अच्छी जाएगी। हमारे जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को उसको देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। कुमार साहब, ये भी बताइएगा, क्या हमारे पास वेट डॉक्टर्स हैं यूटी के अंदर, और जिस तरीके का प्लान आप एक्सपेंड कर रहे हैं, घर घर तक सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो आज के दिन में है या उसमें भी हमें वॉर फुटिंग बेस पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ शॉर्टेज है हमारे पास वेट डॉक्टर्स की, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर जगह अगर हम हर स्टेशन पे एक डॉक्टर रखेंगे तो उसकी बजाय हम डॉक्टर को हम मोबाइल करने जा रहे हैं। हमने 3 एम्बुलेंस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में परचेज किए हैं और 3 शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में हमारे परचेज हो रही है। और जो हमारा प्लान है, जो स्पेशल डेवलपमेंट प्लान है, उसमें भी हम काफी इक्विपमेंट्स, मशीन्स और काफी दवाइयां परचेज कर रहे हैं, जिससे कि जो पहले जो कमी होती थी वो अब आगे नहीं रहेगी। और वेट डॉक्टर्स की जहाँ तक शॉर्टेज की बात है, हम नए डॉक्टर्स रिक्रूट करेंगे, जिससे कि जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके। ये डॉक्टर्स जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऑल इंडिया लेवल पर भर्तियां हो गई थी, तो क्या ये वेट डॉक्टर्स की भर्तियां भी ओपन होगी सबके लिए, या कुछ स्पेसिफिक हो जाएगा लद्दाख के लिए, ताकि लोकल भाषा का भी ख्याल रखा जाए? देखिए, ऑल इंडिया लेवल का की बजाय मुझे लगता है कि हम लोकल लेवल पे ज्यादा इसमें प्रेफरेंस देंगे। और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसका जो रूल्स है वो अभी फाइनलाइज अभी हुए नहीं है। जैसे वो फाइनल होगा तो रूल्स के हिसाब से उसको भर्ती किया जाएगा और बेहतर यही होगा कि जो लोकल जो डॉक्टर हैं उनको ही हम रिक्रूट करें और वही ज्यादा सर्व कर पाएंगे। सर, एक और बड़ी चीज जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हमने लद्दाख के अंदर देखा, चाहे कारगिल की आप बात करें या लेह की बात करें,
फिशरीज, ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारी जगहों पर वहाँ देखा बनते हुए, और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो भी काफ़ी माइन्यूटली देखते हैं इन सारी जगहों पर जाकर कि किस तरीके से लोग उन्हें पालते भी हैं और नए अपने पास वो स्पेशल पॉन्ड्स बनाकर इसको पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको नेशनल मार्केट तक लाने के लिए या अदर स्टेट्स तक लाने के लिए क्या कोई प्रावधान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से जो फिशरी का जो स्कोप है हमारा टूरिज्म के हिसाब से देखें हम उसको, या फिर जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसके हिसाब से हम उसको देखें, तो मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें हम काफी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिशरीज का यहाँ जो कोल्ड एरिया होने के कारण काफी स्कोप है, चाहे वो ट्राउट फिशिंग हो चाहे दूसरी स्पीसीज हो, और इतना क्लियर वाटर है और थ्रू आउट ईयर हमें फिश मिल सकती है। तो जो लोग इसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, चाहे वो अपने इनकम को बढ़ाने के हिसाब से हो चाहे वो अपने शौक के हिसाब से हो, तो वो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा स्कोप है और हम उसके ऊपर काफी मेहनत करें। हमने उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने अपना प्लान बना के भेजा फिशरीज को लेके। तो मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 साल में हमारा फिशरी सेक्टर काफी इंप्रूव हो जाएगा। सर, इसमें कोई मेजर ऐसा टारगेट जो आपने को लग रहा हो कि इन नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में ये हो सकता है और इससे काफी ज्यादा फायदा हमें मिलेगा यूनियन टेरिटरी जम्मू लद्दाख के लोगों को? देखिए, फिशरी सेक्टर में हमने जो हमारा जो प्लान अभी है, जो स्टेट प्लान है या डिस्ट्रिक्ट प्लान है जी, उसमें हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे जितने भी जो फार्म्स है उसकी हम रिनोवेट कर रहे हैं उनको, उसके अलावा हम नए इसमें कुछ नई इसमें स्पीसीज भी डाल रहे हैं। और हमारा म्यूजियम का प्लान है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग म्यूजियम है उसको भी हम थोड़ा इम्प्रूव करें। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको हम एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले जो साल है उसमें हम काफी तरक्की कर लेंगे। रविंद्र कुमार जी, आप हाई प्रोफाइल है हमारी नज़र में। हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि युवाओं के साथ भी आपका इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को भी आप मॉनिटर कर रहे हैं और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। और जब मैं लद्दाख की बात करता हूं तो बहुत अच्छे खिलाड़ियों के नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आकर अपना लोहा जो है मनवाया हो। तो यहाँ पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर की कहानी क्या कुछ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की बड़ी कमियां पहले से हम सुन रहे थे, उस पर इस बार आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूथ सर्विस जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ये हमारे एक सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग है मेरे पास में। और इसको लेके मैंने अपने डिपार्टमेंट्स की कई मीटिंग्स भी की हैं और मैंने दौरा भी किया है लेह का। और मैं अगले हफ्ते में इसमें करगिल का भी दौरा करने जा रहा हूँ जितनी भी स्पोर्ट्स की हमारे फैसिलिटीज हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चेंज हम यूथ स्पोर्ट्स में लेके आने वाले पिछले अगले 1-2 साल में, वो पिछले मुझे लगता है कि कई सालों से लोग उसका वेट कर रहे हैं। चाहे वो स्टेडियम को कंप्लीट होने को लेके हो, चाहे वो आइस हॉकी स्टेडियम को कंप्लीशन हो, चाहे हमारा ओपन स्टेडियम हो, चाहे बाकी फैसिलिटीज हो, हम इतना ज्यादा काम करने वाले हैं कि हमारा जो प्लान है वो ये है कि अगले 2 साल में हम करगिल और लेह में इतनी फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि स्पोर्ट्समैन और उसके साथ में जो आम पब्लिक है वो भी स्पोर्ट्स का फायदा उठा सके। और हम फोकस करेंगे हमारा जो लोकल गेम्स है, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो या फिर मैराथन रनिंग हो, तो हम सभी स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड में देखने को मिल रहा है मुझे कि जो बच्चे आजकल साइकिलिंग काफी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे जिससे कि साइकिलिंग को भी हम बच्चों में बढ़ावा दे सकें। और मुझे लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं इतना अश्योर करता हूँ कि स्पोर्ट्स को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं होगी आगे आने वाले टाइम में। अरविंद सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जब हम लद्दाख की टोपोग्राफी को देखते हैं, लद्दाख की उस बर्फ को देखते हैं, तो आइस स्पोर्ट्स का बहुत जल्दी से ख्याल आता है। और लगातार वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी ये डिमांड रही थी कि हमारे लिए ये आइस हॉकी का जो खेलने का सिस्टम है इसको अपग्रेड किया जाए। एश्योरेंसेस बहुत बार उन्हें मिली नेशनल स्टेट होकर पर, लेकिन शायद आज तक वो पूरी नहीं हो पाई। तो इस बार विंटर्स के अंदर क्या कुछ स्पेशल देखने को मिल सकता है इफ कोरोना गोज? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 दिन पहले दौरा किया है जो आइस हॉकी स्टेडियम है उसका, और उसमें हमने जो पूरा प्रोजेक्ट जो पिछले कई साल से लटका हुआ था इसको हमने इसमें दोबारा से स्टार्ट कराया है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने में हम इसके ऊपर छत डालने में कामयाब हो जाएंगे।
और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये होगा कि मैकेनिकल फील्डिंग हम स्टार्ट करें हमारे आइस हॉकी स्टेडियम उसमें, जिससे कि हम पूरे साल उसके ऊपर हॉकी खेल सकें और बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। और इसी तरह का प्लान हमारा द्रास में भी है कि द्रास में भी हम आगे आने वाले टाइम में आइस हॉकी स्टेडियम टाइप में हम बुलाएं। तो हमारा प्लान ये है कि दोनों जगह जो आइस हॉकी है उसको हम राउंड द ईयर उसको हम चला सकें, ये हमारा प्लान है। तो ले वाला तो जो हमारा ऑलरेडी इन डेवलपमेंट स्टेज है उसको हम जल्दी पूरा करेंगे, और जो करगिल है उसको हम उसके बाद में उसको प्रायोरिटी पे लेके जल्दी खत्म करेंगे। रविंद्र जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल, दोनों की एस्पिरेशंस अलग अलग रहती है, लेकिन जब मैं सब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूँ, क्या इन खेलों को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाने की कोई प्लान है इस बार जो गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट किया गया हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो प्लान रखा है उसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और ब्लॉक लेवल उस लेवल तक हम जा रहे हैं। हर एक पंचायत में कोई न कोई खेलने के लिए ग्राउंड्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, और जो स्ट्रेंथ है जिस भी पंचायत की या स्कूल की या जो जिस भी एरिया की, उसके ऊपर मेहनत की जाएगी। और इससे ग्रास रूट लेवल पर जब स्पोर्ट्स को हम डेवलप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उसके नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे और आगे फ्यूचर में हमारे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल जीत पाएंगे। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो आपके पास है, दैट्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जब मैं बात करूंगा तो युवाओं का रोजगार, पूरे देश की सिचुएशन आपके सामने है, पूरी दुनिया की सिचुएशन आपके सामने, इस बीच एक छोटी सी आबादी, इसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है? लेबर एम्प्लॉयमेंट में एक तो जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो हमारी स्कीम थी जो लेबर को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें हमने काफी लेबरर्स को, जो हमारे रजिस्टर्ड लेबर है उसको, उनको हमने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, जिससे कि उनको खाली जो लेबर बैठा है उसको कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा हम लोकल लेवल पर भी जो एजेंसीज हैं उसके द्वारा हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, चाहे BRO हो, चाहे ग्रीफ हो, चाहे हमारे CPWD हो, चाहे PWD हो। तो इन सारी एजेंसीज के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे हमारे जितना भी लेबर है वो कहीं खाली बैठा ना रहे और वो काम करके और अपनी कोविड में जो हमारी जो SOP उसको फॉलो करके और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें। और इसके अलावा क्या क्या रजिस्ट्रेशन जो लोकल्स का है, लेबरर्स का, चूंकि अब UT अलग बन गया है, तो क्या वो प्रोसेस शुरू हो गया है कि एक रजिस्ट्रेशन हो जहां पर पता लगे कि कितने लोग हमारे हैं और इनके क्या चीज की जरूरत है, कहां पर ये काम कर सकते हैं, इनसे क्या काम लिया जा सकता है? रजिस्ट्रेशन अभी तो जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम जो पहले से चला हुआ उसी हिसाब से रजिस्टर्ड लेबर हैं, लेकिन हम हमारा जो अपना एक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो यहीं पर रजिस्टर कर पाएंगे। और तो उसके लिए हमारा प्रोसेस इन अभी चला हुआ है। लेबर कमिश्नर का ऑफिस अलग से खुलेगा और वो फिर अकॉर्डिंगली लेबर के इश्यूज को हैंडल करेगा? हाँ बिल्कुल, हमारा वो प्लान है, हमने उसका प्लान तैयार किया हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसके बाद में एक डिप्टी लेबर कमिश्नर होगा और उसके बाद में लेबर कमिश्नर कम डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो वो हमारा प्लान इन प्रोसेस है और जल्दी पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद में जो हमारी जो डिफरेंट जो हमारा सेटअप है उसको हम तैयार कर पाएंगे और लोगों को काफी फायदा होगा। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप ही के पास है, जिसको आप डायरेक्टली मॉनिटर और देख भी रहे हैं और आपने प्लान भी एग्जीक्यूट किया होगा, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम जो है वो काफी ज्यादा फोकस करती है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिस पर हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी अब नई जो आई है उसमें हमने इसको बड़ा प्रोजेक्ट किया है, स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन। लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एंड राइट, दो हाथ हैं ये, और किस तरीके से इन दोनों हाथों को संभाल रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ लद्दाख से ही पूरी दुनिया को मिल सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी फोकस है और हमारी तरफ से काफी फोकस है। इसी को लेके मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो पॉलिटेक्निक और ITI हैं, इनमें जो हमारे ट्रेनर्स हैं, इनको ट्रेन करने के लिए हमने नेशनल स्किल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एक एक्सटेंशन सेंटर भी खोला गया अभी ले में, जो हमारे जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ट्रेनर्स हैं उन सबको ट्रेन करेगा। और उसमें नए कोर्सेज के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए कोर्सेज भी स्टार्ट किए जाएं जो यहाँ की लोकल डिमांड के हिसाब से, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी डिमांड बेस्ड जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए वो भी हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिससे कि जो लोकल जो सर्विसेज हैं वो लोगों को हम प्रोवाइड कर पाएं और हम लोगों को ऑप्शन दे सकें कि वो जिस भी सेक्टर में जाना चाहें उसमें जाके अपना काम कर सकें। सर, जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो
काफ़ी पीछे है लद्दाख, ये किसी से छुपी बात नहीं है। ना उतने बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बने कभी, और ना ही शायद किसी ने सोचा था कि इतने बनाने की वहाँ ज़रूरत है। और यही वजह है कि हज़ारों की तादाद में लड़के लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, अपनी यूटी से बाहर जा रही हैं पढ़ने, और काफ़ी मुश्किलें उन्हें हो रही हैं। वो चीज़ इस बार ना हो। फर्स्ट फेज में क्या कुछ आज आप खुशखबरी देंगे लद्दाख के लोगों को, देखिए ये हमारा प्लान है, ये फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूट होने जा रहा है? देखिए, एक तो जो 10th के बाद में जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट होती है, इसमें ITIs हैं या पॉलिटेक्निक हैं, तो हमारा फोकस ये है कि उसको हम लोकल लोगों के लिए हम उसमें फैसिलिटेट कर सकें, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू हो या फिर जैसे माहौल ठीक होता है कोविड के तो रेगुलर ट्रेनिंग हो। तो एक तो हम उसमें फोकस करेंगे कि जो लोगों का कम इंटरेस्ट है उसमें, या जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उसको हम फोकस करके उसमें वो करते हैं। और दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है या फिर जो हायर एजुकेशन कॉलेजेस नहीं है, उसको लेके गवर्नमेंट ने काफी काम किया। और आपको मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेजेस भी और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे यहाँ खुलने जा रहा है आगे आने वाले टाइम में। और आपको पता होगा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी भी यहाँ स्टार्ट हो गई है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी काम चल रहा है। तो सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया हमारा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में जैसे ही ये इंस्टीट्यूट अपना यहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और लोग यहीं पर रह के अपनी हायर एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को कर पाएंगे। और एक्सपोजर के लिए हो सकता है कि हमारे टीम्स को हमें आपस में टाई अप करके दूसरे कॉलेजेस के साथ में करना पड़े। रविंद्र सर, हमने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई और कहा कि एजुकेशन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो आए, अपना प्रपोजल लेकर आए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें फैसिलिटेट करेगी, लेकिन वो आए और इन्वेस्ट करे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उस तरीके का क्या टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में कोई प्लान है कि अगर बाहर से कोई आना चाहा, कि जिसके पास कोई बड़ा प्लान हो, एग्जीक्यूट करना चाहे लद्दाख के अंदर, कोई सुविधा, कोई रूम खोला गया है इस हवाले से? देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैं MD रह चुका हूँ जम्मू कश्मीर में, तो मुझे उसका आइडिया है क्योंकि हमने रोड शोज भी किए थे और उसमें काफी हमारे इन्वेस्टर के साथ में काफी मीटिंग्स भी हमारी हुई है। तो हम अभी इनिशियल लेवल पे ये कह सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ITI या पॉलिटेक्निक हो, उसका टाई अप हम किसी न किसी कंपनी के साथ में हम करवा सकते हैं, चाहे वो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर NHPC है या फिर जैसे BRO है, कोई ना कोई टाई अप हम करा सकते हैं जिससे कि उसको उस लेवल का स्किल उसको मिलना शुरू हो जाए कि हमें ये रिक्वायरमेंट है तो उसको हम स्किल दे सकें। तो वो हम टाई अप हम पहले करवाएंगे और उसके बाद में जब प्राइवेट सेक्टर का जब नंबर आएगा, जब हम अलग हमें इंस्टीट्यूट डेवलप करने, तो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को हम बुला सकते हैं कि वो हम पार्टनरशिप करके यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट को डेवलप करें। सर, एज ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के क्या आपको लगता है कि हालात और वक्त फिजिबल है लद्दाख के अंदर लोगों को बुलाने के लिए, आने के लिए, चाहे हर तरह का इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, मैं आपको अभी तो कोविड है, तो अभी तो कोई मतलब सारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके सभी लोग स्पेकुलेटिव हैं कि अभी लोग थोड़ा सा इसमें हिचक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लद्दाख में जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह की हमारा यह माहौल है, उसके हिसाब से हम क्लीन जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो क्लीन एनर्जी को लेकर व्हाइट इंडस्ट्री है या ग्रीन इंडस्ट्री है या सर्विसेज सेक्टर है, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को हम अपनी तरफ से प्रायोरिटी देंगे, बजाय कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज है जिनका यहाँ पर कोई ज्यादा यूज भी नहीं हो, जो हम यहाँ ज्यादा पॉल्यूशन भी कर सके, हम उसके बजाय सर्विसेज सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को और जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको हम इसमें काफी वो देंगे। और उनके लिए लोग आने को भी तैयार है, चाहे वो हमारा एनर्जी सेक्टर हो, चाहे हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, इन इंडस्ट्रीज में लोग आने को भी तैयार है और हमारी काफी बातें भी चल रही इस चीज को लेके। और बाकी इंडस्ट्रीज को हम उसमें अभी प्रायोरिटी नहीं देंगे जिससे कि जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ। हाईली थैंकफुल सर, रविंद्र कुमार साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। लद्दाख से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, IAS ऑफिसर है और लद्दाख के अंदर इंतहाई अहम प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। ये जो सारे डिपार्टमेंट हमने गिनवाए, एक एक करके क्या कुछ इन नए सालों में अब होना है, आने वाले साल में ये जो प्लान एग्जीक्यूट होगा किस तरीके से होगा और किस तरीके से लद्दाख बदलेगा, उस पर बात कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ लद्दाख के अंदर होने वाला। तो फिलहाल आज 5 के 5 में मेरे साथ बस इतना। बने रहिए हमारे साथ, खबरों, तस्वीरों, तबसरों का सिलसिला